साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विद्युत पेंशनर्स के लिए हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग विगत कई वर्षों से यह रही है कि विद्युत पेंशनर्स को उनकी पेंशन की शासन गारंटी दे और ट्रेजरी के माध्यम से उसका भुगतान सुनिश्चित करें। विद्युत कंपनियों का निजीकरण जारी है और जैसा कि विद्युत अधिनियम में और विद्युत सुधार अधिनियम में तथा जो भी अपने फंड्स ट्रांसफ़र स्कीम वगैरह है, इसमें यह प्रावधान है कि थर्ड सक्सेसर के बाद सेवा शर्तों की कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां सक्सेसर रहेंगी या जो कंपनियां अब आएंगी वे अपने हिसाब से सेवा शर्तों का निर्माण कर सकती हैं और शासन पूर्व सेवा शर्तों की कोई गारंटी उसमें नहीं देगा या विद्युत कंपनियों की उसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए विगत लंबे समय से हमारी मांग है कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 से वहाँ के विद्युत पेंशनर्स को ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और शासन द्वारा पेंशन की गारंटी दी गई है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी विद्युत पेंशनर्स के लिए शासन गारंटी दे और ट्रेजरी से पेमेंट कराए। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने एक पिटीशन नंबर 90 वर्ष 2022 में विद्युत नियामक आयोग के सामने दायर की थी और उसमें भी यह मांग रखी थी, किंतु उसमें बहुत ज़्यादा कुछ निर्णय साफ निकल कर नहीं आया था। और उस पिटीशन में ही एक मांग यह भी रखी गई थी कि जो महंगाई राहत है उसका भुगतान विद्युत कंपनियां केंद्र सरकार के द्वारा घोषित दर एवं तिथि से विद्युत पेंशनर्स को करें। राज्य पेंशनर्स के लिए जो आदेश होते हैं उसकी प्रतीक्षा वे ना करें, क्योंकि टैरिफ में जोड़कर विद्युत पेंशनर्स का समस्त खर्च उपभोक्ताओं से अग्रिम रूप से वसूल कर लिया जाता है। तो उस समय तो नियामक आयोग ने सिर्फ इस तरह का आदेश कर दिया था कि एक एस्क्रो अकाउंट खोला जाए जिसमें पेंशन ट्रस्ट या जो टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट का पैसा है वह जमा किया जाए। दूसरा, 4 महीने के अंदर ऐसी फुल प्रूफ योजना प्रस्तुत की जाए जिससे पेंशन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और तीसरा, जिस मद में पैसे प्राप्त किए जाते हैं उसी मद में उसका खर्च किया जाए। ये हमारी जो पिटीशन नंबर 90 थी और वर्ष 2022 में दायर की गई थी, जिसका निर्णय सितंबर में आया था। तो उसमें माननीय विद्युत नियामक आयोग का यह फैसला था, लेकिन इस पर आगे कोई विशेष कार्रवाई हुई नहीं। इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल माननीय विद्युत नियामक आयोग टैरिफ निर्धारित करता है, तो उसकी पिटीशन सभी विद्युत कंपनियां दायर करती हैं माननीय विद्युत नियामक आयोग के सामने और उस पिटीशन पर माननीय विद्युत नियामक आयोग आपत्तियां मांगता है तथा जन सुनवाई भी आयोजित करता है, जिसमें जो भी उसके कहना चाहिए स्टेक होल्डर बोलते हैं या जो भी हितग्राही हैं विद्युत कंपनियों के, तो वो उसमें जाकर अपना आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं और जन सुनवाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग भी ले सकते हैं। तो अभी वर्ष 2024 में पिटीशन नंबर 70 टैरिफ अनुमोदन के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें फरवरी माह में माननीय विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई पूरी की और अभी मतलब फाइनल रूप से माननीय विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। टैरिफ ऑर्डर अंग्रेजी में है, उसका जब हिंदी अनुवाद किया गया और उसको मैंने पढ़ा तो उसमें जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम तो जो टैरिफ ऑर्डर नंबर का पेज नंबर है 188 और 187, वहाँ से ये शुरू हुआ है, जिसकी हेडिंग है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि अंक संख्या 20 पेंशन टर्मिनल लाभ निधि, ये उसकी हेडिंग है टैरिफ में। और इसमें
जो माननीय आयोग ने उल्लेखित किया है वो मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें यह लिखा है कि हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा, यानी हमारे द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है वह क्या है। इसमें यह लिखा गया है कि हितधारकों ने कहा कि पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर के भुगतान में देरी हो रही है। याचिकाकर्ताओं को महंगाई राहत का भुगतान एक दायित्व है जो टर्मिनल लाभ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हितधारकों ने आयोग से अनुरोध किया कि वह डिस्कॉम को केंद्र सरकार की पिछली घोषणाओं के अनुसार सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करने और भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दे। पेंशन संवितरण की सुरक्षा के लिए हितधारकों ने राज्य सरकार द्वारा एस्को गारंटी स्थापित करने और टैरिफ आदेश विनियमों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा हितधारक ने अनुरोध किया कि राज्य कोषागार के माध्यम से बोर्ड और उत्तराधिकारी संस्थाओं के कर्मियों की पेंशन और टर्मिनल लाभ देनदारियों के भुगतान की व्यवस्था की जाए। तो इसमें देखिए ये भी हो गया कि पेंशन की शासन गारंटी दे और ट्रेजरी से पेमेंट करे। एस्क्रो अकाउंट शासन की गारंटी द्वारा खोला जाए जिसमें टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट का पैसा जमा किया जाए और डीआर का जो केंद्र सरकार द्वारा जो दर घोषित की जाती है और जिस डेट से उसको प्रभावशील किया जाता है तो उसी डेट से विद्युत पेंशनर्स को भी डीआर का भुगतान किया जाए। जो और अभी तक एरियर्स नहीं दिया गया है या लेट भुगतान किया गया है या बाद की तिथि से भुगतान किया गया है तो वह भी पूरा एरियर्स से भुगतान किया जाए। इस तरह से मतलब ये इसमें हम लोगों ने मांग रखी थी जिसका उल्लेख किया था। इसमें कुछ मांग और रखी गई थी जिसमें माननीय आयोग ने उल्लेख नहीं किया है। जैसा कि इसमें हमने कहा था कि टैरिफ में पेंशनर्स का अलग से डाटा दिया जाए। भाई अभी इसमें क्या है, एम्प्लॉइज कास्ट में शामिल किया जाता है, पेंशनर्स का अलग से डाटा नहीं दिया जाता है। एम्प्लॉइज कास्ट में ही पेंशनर की डीआर भी शामिल कर दी जाती है, पेंशन का खर्च भी शामिल कर दिया जाता है। तो हमारी ये मांग थी कि पेंशनर का पूरा डाटा टैरिफ में अलग से दिया जाए कि कुल कितने पेंशनर हैं कंपनी वाइज और कितना उसमें खर्च होता है पेंशनर का और डीआर वगैरह का, मतलब कुल मिला के पूरा डाटा अलग दिया जाए। तो वो भी इसमें अलग से उल्लेखित होना चाहिए जिस पे माननीय आयोग ने अभी कुछ इस पे कहा नहीं है। तो ठीक है, खैर मतलब हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसका तो उल्लेख किया है। तो इसमें याचिकाकर्ता यानी विद्युत कंपनियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है इसका भी उल्लेख किया है जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूं कि याचिकाकर्ता अर्थात विद्युत कंपनियों का कहना है कि पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों की फंडिंग एमपीईआरसी बोर्ड और उत्तराधिकारी संस्थाओं के कार्मिकों की पेंशन और टर्मिनल लाभ देनदारियों की अनुमति के लिए नियम और शर्तें विनियम 2012 के संशोधित नियम 3(6) द्वारा शासित हैं। डिस्कॉम आयोग के निर्देशानुसार स्वीकृत राशि निर्धारित समय सीमा में जमा करा रहे हैं। यानी कि विद्युत कंपनियों ने हमारी मांगों से पे स्पष्ट रूप से कुछ कहने की बजाय सीधा सीधा ये कह दिया कि भाई विद्युत नियामक आयोग ने जो 2012 में टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट के संबंधित जो भी नियम या रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसके अनुसार विद्युत कंपनियां टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में पैसा जमा कर रही हैं। अब उसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो अभी तक आयोग का आदेश है कि 70 करोड़ रुपए प्रति साल एक विद्युत कंपनी यानी डिस्कॉम कंपनी जमा करेगी तो 3 विद्युत कंपनियां मिलाकर 210 करोड़ रुपए उसमें प्रति वर्ष टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में जमा हो रहा है। बस इसका उन्होंने उल्लेख कर दिया है। अब आयोग का दृष्टिकोण मतलब आयोग ने हमारी बात सुनी, हमारी मांगे सुनी और इसके बाद विद्युत कंपनियों की मांगे सुनी और इसके बाद उनका दृष्टिकोण है वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आयोग ने हितधारकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर ध्यान दिया है। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट फंड में योगदान के लिए व्यय की अनुमति दी है जैसा कि इस टैरिफ ऑर्डर के ARR अध्याय में बताया गया है। आयोग याचिकाकर्ताओं को टैरिफ ऑर्डर में अनुमत राशि को बिना किसी असफलता के टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट फंड में जमा करने का निर्देश देता है।
अब इसके अलावा ये सब इतना हुआ है कि आयोग के द्वारा इतना ही कहा गया है। अब इसमें जो टैरिफ में अनुमोदन जो डीआर का किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तालिका 50 महंगाई भत्ता पर विचार परसेंटेज में ये आपको उसमें दिया गया है टैरिफ में। तो इसमें जो दिया गया है कि पहली तिमाही के लिए बेसिक के प्रतिशत के रूप में डीए अप्रैल से जून 57%, और इसके बाद दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए बेसिक के प्रतिशत के रूप में डीए जुलाई से दिसंबर, यानी अप्रैल से जून 2025 का 57%, और फिर जुलाई से दिसंबर 2025 का 61%, और इसके बाद जो चौथी तिमाही आएगी यानी जनवरी 26 से मार्च 26 के लिए बेसिक के प्रतिशत का 65%। ये प्रावधान अनुमोदित विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया गया है। यानी अब ये जो परसेंटेज का है इसका मतलब पैसा पूरा जोड़ के विद्युत बिल में जाएगा, टैरिफ में जोड़ दिया गया, विद्युत बिल में जाके उपभोक्ताओं से ये पैसा वसूल होगा। अब इसमें ये आगे लिखा है कि उपरोक्त आधार पर आगामी वर्षों के लिए कर्मचारी व्यय की गणना की गई है। इसके अलावा ऊपर बताए गए मानक कर्मचारी खर्चों और संबंधित अवधि के वास्तविक खर्चों के मुकाबले किसी भी बदलाव का दावा संबंधित वर्ष के अंतिम ट्रू अप के समय किया जाएगा। यानी ये तो अभी टैरिफ अप्रूव हो गया, अब इसके बाद ट्रू अप प्रस्तुत करता है। ट्रू अप का मतलब ये होता है कि जब एक्चुअल जितना खर्च हो जाता है तो जितना ये अनुमोदित है और जितना एक्चुअल खर्च हुआ है तो उसमें भी माननीय नियामक आयोग के समक्ष विद्युत कंपनियां अपना पिटीशन प्रस्तुत करती हैं, ट्रू अप पिटीशन, और विद्युत नियामक आयोग उसमें देखता है कि हाँ भाई ये ट्रू अप सही है कि नहीं, और उसके बाद उसको अप्रूव करता है। इसके बाद जो है ये और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो आगे आयोग ने लिखा अपने से संबंधित, बस थोड़ा सा समय और लगेगा, इसको सुन लीजिए कि आयोग ने पहली तिमाही ये जैसे मैंने बता दिया है कि जो अभी बताया मैंने कि 65% तक का इनने मार्च 26 तक का इसमें प्रोविजन कर दिया है। और जो बताने लायक है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने रुपये की अनुमति दी थी पेंशन और टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट फंड देयता प्रावधान के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ ऑर्डर में 1590 करोड़ रुपये जिसे डिस्कॉम द्वारा पंजीकृत टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट के योगदान में दिया जाना था। यानी इसका मतलब ये हो कि 2017-18 से लेके और मार्च 25 तक 1590 करोड़ रुपए जमा ट्रस्ट में होने चाहिए थे। इसके अलावा एक अलग कार्रवाई में यानी हमारी जो पिटीशन लगाई गई थी उसमें आयोग ने याचिकाकर्ताओं के यानी विद्युत कंपनियों को एक एस्क्रो खाता बनाने और टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट फंड के लिए पिछले वर्षों में अनुमत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इस आदेश में आयोग ने पिछले आदेशों में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप रुपये की राशि पर विचार किया है। पेंशन और टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट फंड देयता प्रावधान के लिए 210 करोड़, प्रत्येक डिस्कॉम के लिए 70 करोड़ रुपये जिसका योगदान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए डिस्कॉम द्वारा किया जाना है। यानी जो ट्रस्ट में पैसा जमा करना है वो पूर्ववत 70 करोड़ प्रति कंपनी ही रखा है, प्रति विद्युत मतलब वितरण कंपनी, यानी तीन ही कंपनियां ट्रस्ट में पैसा जमा करती हैं, जनरेशन और ट्रांसमिशन इसमें पैसा और पावर मैनेजमेंट इसमें पैसा जमा नहीं करती। तो जो तीन विद्युत कंपनियां, तीन डिस्कॉम जो जमा करते हैं वो 70 करोड़ रुपए पूर्व की भांति ही यानी 210 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जमा करेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और आयोग ने एमपीपीटीसीएल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक के लिए नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए अपने आदेश दिनांक 20 मार्च 2025 में, यानी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए अलग टैरिफ जो रहता है पिटीशन को सुनवाई करके उस पर मतलब ऑर्डर करते हैं,
तो उसके लिए अलग पिटीशन, ये डिस्कॉम की पिटीशन है और उस पर टैरिफ आर्डर है और ट्रांसमिशन के लिए अलग टैरिफ आर्डर रहता है। तो उसका आर्डर उन्होंने 20 मार्च 2025 में निकाला है माननीय आयोग में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि MPPTCL को निर्देश दिया है कि वह वित्त वर्ष 2025 की बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट पर MPMCL और MPPGCL से परामर्श करें और टर्मिनल लाभों के मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करें। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल एनालिसिस की बात जो हो रही थी, हम लोग ये कह रहे थे कि पेंशन ट्रस्ट में पेंशनरों के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता है। बार बार हम ये नियामक आयोग के समक्ष भी कह रहे थे, विद्युत कंपनियों से भी जानकारी मांगी है कि भाई आप बताइए कि जो माननीय आयोग ने हमारे पिछली पिटीशन पे जो आदेश दिया था कि भाई आप इसका एक्चुअल एनालिसिस करें कि भाई कुल ट्रस्ट में पूरे पेंशनर जब रिटायर हो जाएंगे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ओल्ड पेंशन वाले, तो उनको कितने ट्रस्ट में कितना पैसा जमा करने की आवश्यकता होगी। तो अनऑफिशियल तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं 52,000 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आया है, लेकिन कहीं भी ये आंकड़ा सार्वजनिक रूप से अधिकृत रूप से विद्युत कंपनियां जाहिर नहीं कर रही हैं। अभी भी इस पूरे टैरिफ आर्डर में उस आंकड़े का कहीं उल्लेख नहीं है कि भाई कितना पैसा हमको ट्रस्ट में जमा करने के लिए चाहिए। सिर्फ माननीय आयोग ने ट्रांसमिशन कंपनी को जो टैरिफ आर्डर उनका अप्रूव किया है, उसमें जो उनने 20 मार्च 2025 को जो आदेश किया है, उसमें मात्र उनने ये उल्लेख किया है कि जो भी आपने एनालिसिस एक्चुअल मतलब एनालिसिस कराया है कि कितने पैसे की आवश्यकता होगी, तो उस संबंध में पावर मैनेजमेंट कंपनी से और पावर जनरेशन कंपनी से परामर्श करने के उपरांत मतलब ये तीनों कंपनी अपनी चर्चा करें और उसके लाभों के मामले में जो भी मतलब है आप सरकार को आगे कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करें। यानी माननीय आयोग ने सीधा सीधा अब ये कह दिया है कि भाई जो आप जिस तरह की पेंशन गारंटी हम मांग रहे हैं और पेंशन ट्रस्ट में कितना पैसा जमा होना चाहिए वो पूरा पैसा जमा कराया जाए, वह भी हम कह रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी मांगे हैं उसके लिए सीधा सीधा माननीय आयोग ने अब कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि वो सीधे सीधे सरकार से संपर्क करें। तो इस तरह की स्थिति हो गई है। तो अब कुल मिला के अब इसका जो निष्कर्ष ये निकला है कि एस्क्रो अकाउंट खोला जाए, खोला कि नहीं खोला इसके बारे में कोई गारंटी अभी तक पता नहीं हुई है कि कितना पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा है, एस्क्रो अकाउंट खोला भी गया है कि नहीं खोला गया है। जबकि ये कम से कम 2-3 सालों से ये मतलब ये है कि 2018 के बाद से इनको निर्देश लगातार दिए जाते रहे हैं कंपनियों के आप एस्क्रो अकाउंट खोला जाए जिसमें शासन की गारंटी हो। तो लेकिन अभी तक कोई इसमें हमें मतलब अधिकृत रूप से नहीं बताया गया है कि या नियामक आयोग के भी किसी उसमें उल्लेख नहीं आ रहा है कि एस्क्रो अकाउंट खुल गया है। दूसरा ये है कि पूर्ववत ही ट्रस्ट में 210 करोड़ रुपए साल ही के जमा होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो जैसा कि बताया गया कि 1590 करोड़ रुपए अभी तक जमा होना है मार्च 25 की स्थिति में और हर साल 210 करोड़ रुपए होना है। तो अब कितना एक्यूरल आया है जैसे 52,000 करोड़ और आगे जो भी है तो वो कभी टारगेट पूरा होने वाला नहीं है। डीआर के लिए ने मतलब उस पर कोई इसमें कुछ कहा नहीं है। डीआर का एक प्रोविज़न दे दिया है कि 65% तक का आपको अप्रूवल दिया जाता है टैरिफ में पैसा जोड़ने का, लेकिन इसको पूरे का पूरा विद्युत पेंशनर्स को भुगतान करें ऐसा कोई डायरेक्शन माननीय विद्युत नियामक आयोग ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। तो सिर्फ पैसे का अप्रूवल दिया है कि आप उसका टैरिफ में जोड़ के विद्युत उपभोक्ताओं से पैसा वसूल कर लें, लेकिन ये वसूल किया पैसा विद्युत पेंशनर्स को केंद्र सरकार द्वारा घोषित तिथि और दर से दिया जाए इस संबंध में नियामक आयोग साइलेंट है, इसमें कोई उनने आदेश नहीं किया है। और तीसरा सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि भाई अब जो भी आपका पेंशन ट्रस्ट में कितना पैसा चाहिए ये इसकी जानकारी आप मतलब पावर मैनेजमेंट कंपनी और जनरेशन से परामर्श करके सीधे सीधे राज्य सरकार को आगे कार्रवाई हेतु अग्रेसित करें, बस इतना आदेश है। तो कुल मिला के ये है कि पेंशन के जो हम गारंटी मांग रहे थे उस पर कुछ नहीं हुआ है। डीआर जो पूरी तरह हम मांग रहे थे कि डीआर का पैसा भी हमको पूरा भुगतान किया जाए उस पर भी विशेष कुछ हुआ नहीं है। तो कुल मिला के मामला वहीं के वहीं है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। तो जैसा भी आगे कुछ होगा उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।